हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ आप सभी से कि मैं बहुत लेट से आप लोगों तक वीडियो पहुँचा रही हूँ, और इसका सबसे मेन कारण है कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, और जिस वजह से कि मैं आप तक कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, आप लोगों के लिए कोई भी मैं वीडियो कंटेंट नहीं तैयार कर पा रही थी। उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और अब से मैं कंटिन्यू रहूँगी और पर डे कुछ न कुछ मैं वीडियो अपलोड्स करती रहूँगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज से मैं डिटेल्स में ब्लॉग्स पोस्ट कर रही हूँ, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके वैसे टॉपिक्स से रिलेटेड जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। यानी कि मैं जिस भी टॉपिक पर मैं यहाँ आपको वीडियो दे रही हूँ, उन सब का हैंड रिटन में आपको ब्लॉग की तरह से रिटन आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। आप उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज को क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद को आप लोग फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको जितने भी मैं वीडियोस लाई हूँ उन सब का ही एक रिटन मिल जाएगा आपको ब्लॉग के थ्रू में, जो कि आपके लिए रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद में। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और सबसे पहले मेरा वीडियो आप सबों तक पहुंचे। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ उस विषय का नाम है IPC एंड CRPC। आज के अपने इस वीडियो में जैसा कि मैंने ये बताई है कि मेरा ये चैनल ना ही सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए बल्कि ये आपको जुडिशरी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यानी कि मैं जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है IPC। और IPC में हम IPC को तो आज समझेंगे ही समझेंगे, हम ये भी जानेंगे कि IPC और CRPC में अंतर क्या है, और इस अंतर को हम एक तर्कपूर्ण तरीके से समझेंगे ताकि हमें हमेशा के लिए क्लैरिटी मिल जाए दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक IPC एंड CRPC। IPC किसे कहते हैं, IPC एंड CRPC में अंतर क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। ये IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1 जनवरी 1862 को ब्रिटिश शासन के दौरान ही प्रभावी किया गया था भारत में। यानी कि हमारे भारत में ये ब्रिटिश शासन के दरमियान ही ये प्रभावी किया गया था और ये 1 जनवरी 1862 को प्रभावी किया गया था। ये IPC जो आया है, जो लागू किया गया था हमारे देश में, ये हमारे देश के सबसे पहले कानून यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के सिफारिश पर 1860 में अस्तित्व में आया था। यानी कि हमारा इंडियन पिनल कोड हमारे देश के सबसे पहले कानून आयोग चार्टर एक्ट 1833 के सिफारिश पर 1860 में अस्तित्व में आया, और 1860 में ही इसके अस्तित्व में आने की वजह से ही हमारा ये IPC यानी कि ये इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 ही कहलाता है। ये इस मौजूदा संहिता को, जैसा कि मैंने भी बताया है कि IPC 1860 के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रारूप लॉर्ड मैकॉले के द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि हमारे IPC की जो अवधारणा है, जो भी इसका प्रारूप है, वो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा तैयार किया गया था। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये IPC है क्या, इसके प्रावधान क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC के अंतर्गत देश के अंदर किसी भी नागरिक के द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा, यानी कि देश के अंदर ही
किसी भी नागरिक के द्वारा किया गया किसी भी तरह का कोई अपराध और उसके दंड का प्रावधान, और सिर्फ दंड ही नहीं, दंड के साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान जारी करता है ये आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारत पाकिस्तान, जब भारत का विभाजन हुआ था यानी कि भारत और पाकिस्तान जब बटा था, तो इस संहिता को स्वतंत्र भारत में और पाकिस्तान इन दोनों के द्वारा ही इसे अपनाया गया। यानी कि न सिर्फ भारत ने ही बल्कि आईपीसी को पाकिस्तान ने भी इसे बनाया। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से पहले ये हालांकि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, उस समय जम्मू कश्मीर में रणवीर संहिता चलती थी। यानी कि जब जम्मू कश्मीर में आईपीसी, जब तक जम्मू कश्मीर से सेक्शन 370 यानी कि धारा 370 हटाई नहीं गई थी, तब तक वहाँ रणवीर संहिता चलती थी, जो कि ये भी हमारे ही आईपीसी के कुछ नियमों पर ही आधारित है। तो जब से जम्मू कश्मीर से भी धारा 370 हटाया गया है, तब से वहाँ भी हमारा ये आईपीसी ही लागू हुआ है। यानी कि ये कह लिया जाए कि हमारे संपूर्ण भारत में, देश में, हमारे संपूर्ण देश में एक ही पिनल कोड है, एक ही आईपीसी लागू है, वो है इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता। ये भी कह लें कि समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए हैं आईपीसी में, और वर्तमान समय में आईपीसी में 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस हैं। यानी कि टोटल 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस वर्तमान में भी हमारे आईपीसी में निर्धारित हैं। और अगर उद्देश्य की बात कर ली जाए कि हमारे इस आईपीसी का, हमारे इंडियन पिनल कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत में, पूरे ही भारत में एक ही तरह का कोड लागू करना, न कि अलग अलग तरह के क्षेत्रीय कोड लागू होना। यानी कि आईपीसी को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्रीय कोड, क्षेत्रीय कानून न हो करके सिर्फ एक ही कानून पूरे देश में लागू होगी, और वो कानून है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आईपीसी को लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया है। तो 1834 में जो पहला विधि आयोग बना, यानी 1834 में जो पहला विधि आयोग यानी कि चार्टर एक्ट बना, उसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी का ड्राफ्ट संसद में पास हुआ था। और ये 1860 में सिर्फ पास हुआ, जबकि ये 1862 से प्रभावी रूप से संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जिस समय ये लागू हुआ था उस समय सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं हुआ था, और पूरे ही भारतवर्ष में इसे लागू किया गया था आईपीसी 1860 को। और अगर बात कर ली जाए कि भारत में इसे क्या कहा जाता है, तो भारत में नॉर्मल लैंग्वेज में इसे, सामान्य भाषा में इसे मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहा जाता है। यानी कि आईपीसी को हम लोग मुख्य क्रिमिनल कोड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है इसका सीआरपीसी। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। यानी कि आईपीसी का एक दूसरा पार्ट है, एक दूसरा, क्योंकि आईपीसी हो जाती है ये सिर्फ ये संहिता है, ये सिर्फ बताती है, ये परिभाषित करती है अपराध को, उस अपराध के लिए दिए गए जुर्माने को या फिर दंड को ये परिभाषित करती है। लेकिन सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये प्रोसीजर विधि बन जाती है, ये प्रक्रिया विधि बन जाती है। इसके अंतर्गत हम अपराध को साबित करते हैं। अपराध के अंतर्गत हुए जिसने भी अपराध किया होता है उसे हम अपराधी साबित करते हैं। उसके लिए कौन कौन से आगे प्रोसीजर्स बनते हैं, जैसे कि उसे गिरफ्तार करना, कोर्ट में पेश करना, एविडेंस कलेक्ट करना, ये सब कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे सीआरपीसी में होती हैं। यानी कि हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है। अब अगर बात कर ली जाए कि सीआरपीसी कब लागू की गई थी और कब से प्रभावी हुई, तो सीआरपीसी 1973 में ये
पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से ये पूरे भारतवर्ष में प्रभावी हो गया है। और जैसे ही कोई अपराध होता है, यानी कि जैसे ही या किसी भी प्रकार से कोई भी अपराध होता है तो यहाँ पे 2 तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक तो हो जाता है कि अपराधी की जांच की प्रक्रिया, यानी कि अपराधी ने वो अपराध किया है या नहीं, किस तरीके से उसने अपराध किया है, इन सारी बातों की जांच करना। और दूसरा हो जाता है कि पीड़ित से संबंधित प्रक्रिया, यानी कि जिसके साथ वो घटना घटित हुआ है, जिसके साथ अपराध किया गया है, उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी इसकी सपोज कर ले कि मुझे किसी ने मारा, डंडे से मारा और मेरा सर फूट गया, तो यहाँ पे 2 प्रक्रिया एट अ टाइम लागू होगी। पहली तो ये प्रक्रिया मेरी तरफ से होगी क्योंकि मैं पीड़ित बनूंगी, मेरे सर पर चोट लगा है, तो मुझसे भी ये सवाल उठता है कि आखिर उसने मुझे क्यों मारा, उसने मेरा सर क्यों फोड़ा, किस चीज़ से फोड़ा, किस सिचुएशन में फोड़ा मेरा सर, किस सिचुएशन में मुझे चोट लगी, किन किन लोगों ने मुझे देखा, किन कारणों से विवाद उत्पन्न हुआ। तो ये हो जाती है पहली विधि, यानी कि पीड़ित से संबंधित प्रक्रिया। और दूसरा हो जाता है कि अपराधी से संबंधित प्रक्रिया। और जैसे ही ये अपराध क्लियर हो जाता है कि हाँ फलाने ने मेरा सर फोड़ा डंडे से, जैसे ही अपराध क्लियर हो जाता है, अपराधी का नाम क्लियर हो जाता है, तो फिर ये अपराधी के अपराध की जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि आखिर उसने मेरा सर क्यों फोड़ा, उसने क्यों मुझे डंडे से पीटा। तो ये 2 प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और इन प्रक्रियाओं को जो व्याख्यानित करता है, जो वर्णन करता है, यानी कि ये जो 2 प्रक्रियाएं शुरू होती है अपराध होने के साथ ही, उन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन ही CRPC है। यानी कि जिस धारा में, जिस चीज में अपराध की दोनों प्रक्रियाओं का, यानी कि अपराधी की जांच प्रक्रिया और पीड़ित की प्रक्रिया, पीड़ित से संबंधित प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं को जो व्याख्यान है, इन दोनों प्रक्रियाओं का जो व्याख्यान है वही हमारा CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहलाता है। अब ये ऐसे भी कह सकते हैं कि CRPC मशीनरी के रूप में काम करता है, जबकि IPC उसके लिए एक तंत्र, एक जरिया प्रदान करता है। सिंपल सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, आम भाषा में हम IPC और CRPC को सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि IPC एक जरिया है, जबकि CRPC मशीनरी का काम करती है। यानी कि IPC एक जरिया बनता है, एक तंत्र बनता है ये बताने का, एक विवेचना करने का, हाँ ये अपराध हुआ, इसके लिए ये सजा हो सकती है, इसके लिए जुर्माना हो सकता है। और इस दिए गए व्याख्यान को, IPC के द्वारा दिए गए अपराध के व्याख्यान को, उसके दंड को और उसके जुर्माने का जो प्रावधान जो दिया गया IPC में, उसे यंत्रवत या विधिवत जो लागू करती है वो प्रक्रिया ही मशीनरी के रूप में वो हमारा CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं कि CRPC के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं जो कि इसे मशीनरी का रूप प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले तो आता है अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। मैंने भी बताया ही था आपको कि कोई भी अपराध जब होता है तो उसे अपराध की संज्ञा देने से पहले उसकी जांच की जाती है कि वस्तुतः ये अपराध है या नहीं है, और इसे ही कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, अपराध की जाँच। फिर आता है दूसरा कि जो भी संदिग्ध लोग होते हैं, यानी कि जो सस्पेक्ट लोग होते हैं, उनके प्रति बिहेवियर, क्या बर्ताव करना है, संदिग्धों के प्रति क्या बर्ताव करना है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स, उनके साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए, ये भी क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC का ही एक प्रक्रिया विधि है। फिर आता है एविडेंस कलेक्ट करना, यानी कि साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस। फिर बारी आती है यह निर्धारित करना है कि अपराधी दोषी है या नहीं है, यानी कि जब हमने अपराध की जांच कर ली कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, फिर हमने जो भी सस्पेक्ट्स है उन पर अपना नज़र रखा, उन पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखी, उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। उसके बाद फिर एविडेंस कलेक्ट करते हैं। फिर बारी आती है ये निर्धारित करना कि अपराधी दोषी, यानी कि जिसके ऊपर भी ये अपराध की संज्ञा दी जा रही है कि फलाने ने ये अपराध किया है, तो वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, यह निर्धारित करना।
ये भी हमारे आईपीसी का सीआरपीसी का एक प्रोसीजर है। और फिर अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, यानी कि हम आईपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ सामान्य में एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगी जिनके द्वारा आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं और इजी वे में समझ सकते हैं। तो उस एग्जाम्पल्स तक पहुंचने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कानून को यानी कि लॉ को दो भागों में, दो सेगमेंट में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया कानून को। पहला तो एक होता है सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि, और दूसरा होता है प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि। तो पहला तो सब्सटेंटिव मौलिक विधि होता है और दूसरा उसका प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजर लॉ होता है। और एक बार फिर से हम सब्सटेंटिव लॉ को यानी कि मौलिक लॉ को विधि को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हो जाता है कि सिविल कानून, सिविल लॉ, जिसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दीवानी विधि भी कहते हैं, दीवानी कानून भी कहते हैं। और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ यानी कि दंडिक कानून, इसे हम आम बोलचाल की भाषा में फौजदारी कानून भी कहते हैं। अब बात कर ली जाए कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। तो एक सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ में आता है यानी कि आईपीसी मौलिक विधि में आता है और सीआरपीसी हमारा प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि में आता है। तो सबसे बड़ा अंतर तो हमें यही पता चल जाता है कि जिन दो पार्ट्स में, जिन दो सेगमेंट्स में हमने लॉ को बांटा यानी कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में, वहीं पे हमारा आईपीसी और सीआरपीसी भी बट जाता है। यानी कि हमारा आईपीसी चला आता है सब्सटेंटिव लॉ में, मौलिक विधि में, और हमारा सीआरपीसी चला आता है प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि में। तो हम सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि आईपीसी सिर्फ अपराध की को परिभाषित करती है, यानी कि आईपीसी हमें सिर्फ किसी भी अपराध की परिभाषा बताती है कि क्या ये अपराध है या नहीं है, और साथ ही साथ उस अपराध के लिए दिए दंड और जुर्माने का भी प्रावधान बताती है। ये सिर्फ बताती है, आईपीसी सिर्फ हमें ये अपराध को की परिभाषा बताती है कि कौन सा अपराध क्या है, किन तथ्यों के आधार पर हम किसी को कौन से अपराध की श्रेणी में डाल सकते हैं। इन सबको परिभाषित हमारा सिर्फ आईपीसी सिर्फ परिभाषित करता है, और अगर ये सब निर्धारित कर देता है कि हाँ ये अपराध है, तो उसके लिए, उस किए गए अपराध के लिए ये जुर्माना का निर्धारण करता है, ये दंड का प्रावधान करता है, लेकिन ये सिर्फ प्रावधान बताता है। वहीं हमारा सीआरपीसी जो है वो आपराधिक मामले के लिए यानी कि आईपीसी के द्वारा जो भी परिभाषित अपराध है, उस अपराध को होने पर सीआरपीसी उसकी प्रक्रिया के बारे में बताता है, उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है। और सीआरपीसी का सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो एम है, जो उद्देश्य है, वो है आपराधिक प्रक्रिया को यानी कि आपराधिक प्रक्रिया को परिभाषित करना, उससे संबंधित कानून को मजबूत करना। यानी कि अगर कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध की जांच करके उस अपराधी को सजा दिलाना, यानी कि जो भी हमारे आईपीसी ने जो सजा, जिस अपराध के लिए जो सजा या जुर्माना निर्धारित किया होता है, उस चीज को, उस अपराधी को हम उसके किए गए उस अपराध के लिए हम अपराधी को अपराधी साबित करते हैं, उसके लिए दंड हम देते हैं, उसके लिए जुर्माने हम सुनिश्चित करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो हमारे सीआरपीसी में आती है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं सबसे बड़ी की, और एक ऐसा एग्जाम्पल हम बताते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप बिल्कुल सामान्य तरीके से ये समझ जाएंगे कि सीआरपीसी क्या है और आईपीसी क्या है। तो एक खबर पढ़ते हैं कि अखबार में एक खबर छपती है कि एक सड़क पर 5 लोगों ने एक आदमी को रोका। एक सड़क पर 5 लोगों ने एक आदमी को रोका और उसे धमकाकर, और एक आदमी को जब 5 लोगों ने सड़क पर रोका तो उसे डरा धमकाकर उस आदमी से उसके पैसे, उसकी घड़ी, उसकी मोबाइल, उसकी चेन, उसकी रिंग, उसके सारे सामान को वो 5 लोग छीन लेते हैं। और अखबार में यह खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। 5 लोगों ने, अखबार में ये अगले दिन ये खबर आती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा।
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये लूट है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। एक दूसरी घटना का जिक्र हम करते हैं। दो लोग किसी बैंक में रात में घुसते हैं और ताला तोड़कर 2 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं। अब एक बार फिर से अखबार में खबर छपती, यानी कि जब रात में घटना हुई है और बैंक में घटना हुई है, 2 करोड़ की रकम चोरी की गई है, 2 करोड़ की रकम निकाली गई है और अखबार में एक खबर छपती है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। अब यहां से फिर एक सवाल उठता है, क्या ये डकैती है। अब अगर हम इन दोनों खबरों की विवेचना करते हैं आईपीसी के अनुसार, यानी कि अगर हम आईपीसी के आधार पर इन दोनों खबरों की पुष्टि करते हैं कि क्या पहला खबर जो छपा अखबार में कि 5 लोगों ने मिलकर डरा धमकाकर एक आदमी को लूटा, तो वहाँ पे सवाल था कि क्या ये लूट है, तो नहीं, ये लूट नहीं है। अखबार में छपी ये खबर बिल्कुल गलत है। ये अलग बात है कि ये घटना हुई, सड़क पर 5 लोगों ने एक व्यक्ति से उसके सामान को डरा धमका कर छीना, ये घटना हुई, लेकिन ये जो खबर छपी कि 5 लोगों ने मिलकर एक आदमी को लूटा, तो ये लूट नहीं है। अब हम दूसरी खबर पर गौर करते हैं, जहां पे दिखाया गया है कि 2 लोगों ने रात में बैंक में घुसकर 2 करोड़ रुपए निकाल लिए और अखबार ने ये खबर छापा कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? नहीं, ये भी डकैती नहीं है। हमारे आईपीसी के दिए गए प्रावधान के अनुसार भी ये भी डकैती नहीं है। ये खबर भी झूठ है और ये खबर झूठ नहीं है, ये अपराध झूठ है। ये घटना हुई है, ये वस्तुतः सत्य है कि ये घटना हुई है, लेकिन अखबार की छपी खबर झूठ है कि ये डकैती नहीं है। ये डकैती नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो आईपीसी का जो प्रावधान है उसने हर अपराध के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डाले हैं कि किस आधार पर हम किस अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। और आईपीसी के अनुसार 5 लोग मिलकर किसी को डरा धमकाकर सामान लेते हैं तो यह डकैती नहीं है। और जो 2 लोग बैंक में घुसे थे वो भी डकैती नहीं कर सकते, क्योंकि डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। यानी कि डकैती करने के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए, 5 पीपल होने चाहिए, तब वो प्रक्रिया, तब वो अपराध डकैती कहलाएगी। अगर रात को बैंक से बिना डराए धमकाए पैसे निकालना ये चोरी है, ये डकैती नहीं है। जब बैंक से रात को 2 लोगों ने मिलकर पैसे निकाले तो ये चोरी हुई, ये डकैती नहीं हुई। ये डकैती तब होती जब यही 2 लोग दिन में बैंक के गार्ड को या फिर किसी भी व्यक्ति को बैंक के अंदर जाकर हथियार लगाकर उसे डरा धमकाकर अगर पैसे लेते तो यह डकैती हो सकती थी। फिर भी ये इन 2 लोगों के होने से यह डकैती नहीं होती, यहां भी 5 लोगों का होना जरूरी था। ये लूट कहलाती अगर यही 2 लोग दिन के समय में बैंक में घुसकर बैंक कर्मचारी को या बैंक के गार्ड को डरा धमकाकर पैसे निकालते तो ये लूट कहलाती, ये भी डकैती नहीं होती। डकैती में कम से कम 5 जनों का होना जरूरी है। तो ये सारे तथ्य, यानी कि लूट क्या है, चोरी क्या है, डकैती क्या है, इन सबको ही हमारा आईपीसी परिभाषित करता है। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत उसे 3 साल का जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर वही चोर किसी के घर में घुसकर, किसी बिल्डिंग में घुसकर या फिर किसी बाउंड्री के अंदर घुसकर अगर वो चोरी करता है तो यहाँ पे फिर ये दंड बदल जाती है। यहाँ पे उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 380 यानी 380 के तहत 7 साल का जेल हो सकता है। यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं, चोरी दोनों ही जगह हुई है, लेकिन स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चोरी हुई है दोनों जगह, लेकिन परिस्थिति के अनुसार दोनों जगह ही सजा में बदलाव है। और इन सारी बातों को डिफाइन करता है, इन सारी बातों को परिभाषित करता है हमारा आईपीसी।
अब जब हमने ये जान लिया कि आईपीसी से हमने समझ लिया कि अपराध क्या है और उसके लिए कौन कौन से सज़ा निर्धारित है या फिर जुर्माना निर्धारित है, तो जब हमने इन सब को समझा तो इन सब को समझने के बाद बारी आती है प्रक्रिया की। यानी कि अब बारी आती जैसे कि कोई अपराध हो गया और हमने आईपीसी के द्वारा अपराध को समझ लिया, अपराध के लिए दिए गए प्रावधान को समझ लिया कि कौन कौन से दंड के प्रावधान हो सकते हैं, क्या जुर्माना हो सकता है। ये समझने के बाद अब बारी आती है प्रक्रिया की, यानी कि अब बारी आती है यह प्रक्रिया करने की कि अपराधी कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत कैसे इकट्ठा होगा, जमानत कैसे दी जाएगी, आरोपी को अपराधी या फिर निर्दोष कैसे साबित किया जाएगा। यानी कि ये देखना, ये समझना, ये निर्धारित करना कि जिस अपराधी के नाम पर केस दर्ज हुआ है वो अपराधी है या निर्दोष है, ये सिद्ध करना। फिर गिरफ्तारी के बाद कितने दिन उसे जेल में रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसे कब उपस्थित किया जाएगा, इस तरह की सारी ही प्रक्रियाई बातें, ये सारी बातें जो कि प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, प्रोसीजर के अंतर्गत आती है, ये सभी को हमारा सीआरपीसी परिभाषित करता है। यानी कि अपराध हो जाने के बाद, अपराध की परिभाषा को समझने के बाद, किसी अपराध के लिए किए गए अपराध के लिए दंड और उसके जुर्माना के प्रावधान को समझने के बाद जब उसकी प्रक्रिया विधि आती है तो उन सबको हमारा सीआरपीसी परिभाषित करता है। अब अगर संक्षेप में या सामान्य शब्दों में हम यह कह लें कि जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी, इन सारी प्रक्रियाओं का वर्णन वो हमारा सीआरपीसी करता है। यानी हम कह सकते हैं कि आईपीसी आपराधिक अपराध को दंड के साथ परिभाषित करता है और सीआरपीसी उसी अपराध को प्रक्रिया संहिता, प्रक्रिया विधि और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि प्रक्रिया को बताता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा आईपीसी है, क्या हमारा सीआरपीसी है, कैसे हम इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी और सीपीसी के अंतर को। सब हमने सीआरपीसी को तो आज समझ ही लिया है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे सीपीसी को कि आखिर सीपीसी क्या है और सीपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी में अंतर क्या है। इन सारी बातों को हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि आप सबों से मेरे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे डिमांड करें कि आप हमसे किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। मैं कंफर्म आपके दिए गए डिमांड्स पर को मैं फुलफिल करूँगी। मैं आपके दिए गए कमेंट्स के अनुसार मैं आपके बताए हुए सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। टिल देन, जय हिंद।